हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है बायो बुक टैग के नाम से। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने से आपको प्रॉफिट ये होगा, जो भी मैं वीडियोज़ या जो भी मैं टॉपिक्स वीडियोज़ के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, इसके नोट्स आपको PDF के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उस नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन को और सर्च करेंगे बायो बुक टैग। ID बनाकर सर्च करेंगे बायो बुक टैग और उस पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे BSc सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे, आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एम्फियोक्सिस की सभी फिजियोलॉजी के अंदर, जैसे जितनी भी इसकी फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितनी भी फिजियोलॉजी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट होती रहती है, तो इसमें कई सारे डायग्राम्स भी है। अब वहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी डायग्राम आप एग्जाम पेपर में मेंशन नहीं कर सकते। तो कितने डायग्राम आपकी एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी आपको एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि 7.5 नंबर या 10 नंबर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से है उसके बेस पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एम्फियोक्सिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, स्केलेटल सिस्टम को भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो एम्फियोक्सिस के ऊपर 2 वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये 3rd वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। दोस्तों, एम्फियोक्सिस को हम ब्रेंकियोस्टोमा या लैंसियोलेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा या लैंसियोलेट, तब भी आप एम्फियोक्सिस का ही डाइजेस्टिव सिस्टम मेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, सर आप कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में भी चल रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट आप यकीन करें, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उन सभी प्रॉब्लम्स पर, चाहे 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए, उन सभी के ऊपर एक करारे थप्पड़ की तरह हैं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, आपने भी एक गोल्स डिसाइड किया होगा, आपने भी सोचा होगा कि मुझे ये काम करना है। तो दोस्तों, चाहे हज़ारों प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको अपना काम करना है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, हमेशा तैयार रहना। आपको हमेशा उस जो रियल लाइफ होती है, अगर आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाए कि जो दोस्तों जो रियल लाइफ होती है वो उस गोल्स को अचीव करने के बाद आती है, तब आपका पूरा फोकस उस गोल्स पर हो जाएगा, जिस दिन आपको ये थिंग्स समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो दोस्तों एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा या लैंसियोलेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, कौन सा डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना होगा। कोई 2 डायग्राम या 3 डायग्राम होंगे जो कि आपको कंप्लीटली जिसे एक्सप्लेन करना है और जिसे यहाँ पर आपको एग्जाम पेपर में बनाना है। तो एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें 2 थिंग्स को एक्सप्लेन करना है। 2 थिंग्स हैं, नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, नंबर सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर? दोस्तों, डाइजेशन क्या होती है? एक फिजियोलॉजी है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक फिजियोलॉजी है। सांस लेने का जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये एक फिजियोलॉजी है। यानी कि सभी एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, कई तरह की फिजियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, जो कि जैसे कि मैंने आपको कहा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं जब हम सांस लेते हैं तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरीके से हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक तरीके से उसके लिए बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बने हुए हैं। इसी तरीके से डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, या सभी एनिमल्स के अंदर जो भी डाइजेशन, जो जिनके बॉडी के अंदर डाइजेशन का फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये खाते क्या हैं, ये क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, ये सब हम फीडिंग के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ देख ली है कि इनके अंदर सिर्फ 2 थिंग्स आती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोस्तों, फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको बारीक करके, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके कुछ एंजाइम्स की हेल्प से उसे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों डाइजेशन। ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है। ये बातें आपको क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। दोस्तों, सभी एनिमल्स की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होता है, और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है दोस्तों, ये होता है एकदम कंप्लीट।
कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं दोस्तों? जो माउथ से स्टार्ट हो और एनस पर फिनिश हो उसको कहा जाता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एम्फियोक्सिस के बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। यानी कि कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें तिरछा भी हो सकता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बट इसके अंदर कैसा एलिमेंट्री कैनाल है, एकदम स्ट्रेट ट्यूब की तरह है। फ्रॉम माउथ टू एनस, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से एनस तक, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ लाइनेड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम, ये जो है सिलिएटेड एपिथेलियम से लेयर्ड रहता है। एंड इट इज़ डिविजिबल इनटू माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन ओपनिंग बाय द एनस। दोस्तों ये एलिमेंट्री कैनाल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर इसको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? एक माउथ है, एक बक्कल कैविटी है, एक फेरिंग्स रीजन है, एक इसोफेगस है, एक इंटेस्टाइन है एंड फाइनली एनस है। यानी कि हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिफाइन करना होगा और फाइनली हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड को डिफाइन करना होगा। कुछ डायग्राम्स होंगे जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद हम फीडिंग का एक मैकेनिज्म दिखाएंगे, तब जाकर हमारा एक 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले एम्फियोक्सिस का जो माउथ होता है वो किस तरह का होता है, इसे अब कैसे डिफाइन करेंगे। माउथ लाइज एंटेरोवेंट्रली, एंटेरोवेंट्रली का मतलब समझते हैं दोस्तों एंटीरियर रीजन। मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ये एनिमल्स है, ये यहाँ पर मैं एक एनिमल रख दूँ, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे हैं। इसका जो आगे वाला भाग होता है, जो रोस्ट्रम, आपने आई थिंक मेरा जो फर्स्ट वीडियो है एम्फियोक्सिस का, जिसमें इसकी एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक अगर आपने वो देखा है तो आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी फिजियोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो आगे वाला जो भाग होता है दोस्तों रोस्ट्रम, यानी कि आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एंटीरियर रीजन। पीछे वाला जो भाग कहलाता है वो पोस्टीरियर रीजन कहलाता है। तो ऐसे एंटीरियर, ऐसे आगे, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे वाला भाग। तो दोस्तों ये जो एंटीरियर रीजन एंटीरो और वेंट्रली, यानी कि वेंट्रल रीजन पर, अब हम देखते हैं एनिमल को डोर्सल और वेंट्रल दो तरीके से भी देख सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो इस तरीके से ये एंटेरो वेंट्रली का मतलब है एंटीरियर रीजन में और वेंट्रल साइड पर दोस्तों माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ लाइज एंटेरो वेंट्रली बिनेथ द रोस्ट्रम। बिनेथ का मतलब होता है दोस्तों नीचे, किसके नीचे? रोस्ट्रम के नीचे। तो ये जो एक तरीके से भाले के समान जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एम्फियोक्सिस के अंदर या लेंसुलेट के अंदर एक भाले की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रोस्ट्रम। उसी रोस्ट्रम के जस्ट नीचे की तरफ होता है दोस्तों क्या? माउथ, बिनेथ द रोस्ट्रम। सो इट इज़ लार्ज ओवल अपर्चर होता है दोस्तों, अपर्चर यानी कि छिद्र की तरह, एंड बॉर्डर बाय द मेम्ब्रेनस ओरल हुड, जो कि एक ओरल हुड, एक मेम्ब्रेनस ओरल हुड से जो है बॉर्डर रहता है। एंड द ओरल हुड इज फॉर्म्ड ऑफ एंटीरियर लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ ट्रंक। नंबर सेकेंड है दोस्तों बक्कल कैविटी। हमने माउथ को डिफाइन किया, अब हम देखते हैं बक्कल कैविटी और वेस्टिबुल। The mouth leads into a space enclosed by a oral hood lined by the ectoderm called, जिसको बोला जाता है बक्कल कैविटी, एंड वेस्टिबुल विच इज़ फनल शेप। ओके, वो दोस्तों जो है एक तरीके से फनल शेप में होती है। द फ्री मार्जिन ऑफ द ओरल हुड इज बेस्ट विद 10-11 पेयर्स ऑफ ओरल सीरी। हमने देखा एक इनके जो माउथ होता है उसके जस्ट आगे की तरफ ओरल हुड में कई सारे दोस्तों टेंटिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ओरल सीरी या ओरल टेंटिकल्स। इनकी संख्या दोस्तों जो होती है वो एज के अकॉर्डिंग और एनिमल टू एनिमल, स्पीसीज टू स्पीसीज जो दोस्ती होती है वो चेंज होती रहती है। यानी कि किसी एनिमल्स में एज के अकॉर्डिंग 4 हो गई, तो किसी में 5, किसी में 6, यानी कि एनिमल टू एनिमल ये दोस्तों वेरी करती रहती है। सो दीज सीरी आर सीलिएटेड ऑल्सो बियर ए सेंसरी पेपली। इसमें जो है ये पहले से ही सेंसरी पेपली से भी जो है धारण की रहती है, बियर की होती है। सो द मार्जिन ऑफ ओरल हुड एंड सीरी आर सपोर्टेड बाय ए स्टिफ जिलेटिनियस स्केलेटल रोड, जो कि मैं एम्फियोक्सिस के स्केलेटल सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है एक जिलेटिनियस स्केलेटल रोड से सपोर्टेड रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। सो द ओरल सीरी रिमेन कवरेज इनवर्ड टू फॉर्म ए शिव। ये आंतरिक रूप से एक शिव यानी कि एक चलनी की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। चलनी मतलब समझ रहे, जिसमें कोई चीज़ छान जाए, ठीक है, छन जाए, तो उस चलनी शिव ओवर द माउथ के जस्ट आगे की तरफ। एट द टाइम ऑफ फीडिंग, जिस समय ये दोस्तों खाना खाता है, फीडिंग करता है, यानी कि छोटे छोटे डाइटम्स, जैसे कि एल्गी आपने देखा होगा, हम डाइटम को भी क्लियर कर चुके हैं। तो छोटे छोटे जो एल्गी को या माइक्रो जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जानवर को ये खाने की जब कोशिश करता है, तो उस टाइम पर दस दे चेक द एंट्री ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। ये जो है लार्जर पार्टिकल्स, जो फूड के जो लार्ज बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनको चेक करता है इस शिव की हेल्प से ऑफ द फूड। एंड इनटू द वेस्टिबल एट द बैक ऑफ द वेस्टिबल इज वर्टिकल मेम्ब्रेनस व्हीलम
हैविंग ए होल इन द नोन एज एंटेरोस्टोम। तो ये जो दोस्तों शिव का काम क्या होता है, जो चलनी है ये दोस्तों मैक्रो पार्टिकल्स को बाहर ही छोड़ देता है। जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं डाइटम्स के या माइक्रो पार्टिकल्स, उसको एंट्री देता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसका काम है दोस्तों फूड को छानना, फिल्टर करना कि कौन सा फूड आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है माउथ के अंदर उसको एंट्री देता है। अब हमने देखा द एंट्री ऑफ द लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड इनटू ए वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर एट द बैक ऑफ द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के जस्ट बैक में एज इज ए वर्टिकल मेम्ब्रेनस विलम, एक वर्टिकल मेम्ब्रेनस विलम होता है दोस्तों, और उस विलम में हैविंग ए होल, एक होल होती है इन द, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एंटेरोस्टोम। तो इतना हमने डिफाइन कर लिया है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए। फ्रेंड्स, बक्कल कैविटी को डिस्कस करने के बाद अब आप हेडिंग डाल लीजिए मूलर ऑर्गन। इसी को हम दोस्तों व्हील ऑर्गन बोलते हैं और इसी को हम रोटेटरी ऑर्गन बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ व्हील ऑर्गन, व्हाट इज़ रोटेटरी ऑर्गन, व्हाट इज़ मूलर ऑर्गन, या व्हाट इज़ व्हीलम एंड व्हाट इज़ एंटेरोस्टोम। ये 2 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली हर साल एक इनमें से एक फिक्स रहता है आना। ठीक है, तो इन दोनों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट कर लीजिए। एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंडोस्टाइल या छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ओरल हुड क्या होता है, इनके डायग्राम, तो ये डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम में से शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर आपको मिल जाएगा हर साल, तो इसलिए आप इसको नोट करके चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से पुट आउट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों मूलर ऑर्गन्स क्या होता है। सो द एपिथेलियम एक्टोडर्म ऑफ द ओरल हुड, ओरल हुड की जो एपिथेलियम है यानी कि उसके जो एक्टोडर्म है, इज प्रोजेक्टेड टू फॉर्म ए 6-8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक, एक तरीके से जो फिंगर होती है, उंगली होती है, उसकी तरह से एक फोल्ड्स होती हैं, एंड इच हैविंग सीलिएटेड ग्रूव्स, और सभी फोल्ड्स पर सीलिएटेड ग्रूव्स बॉर्डर्ड बाय द सीलिएटेड रिज, सीलिएटेड रिज से बॉर्डर रहती हैं। सो दीज फोल्ड्स आर कलेक्टिवली, ये सभी की सभी जो ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं फिंगर की तरह, ये सभी की सभी जो फोल्ड्स हैं कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठा होकर के एक व्हील ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। यानी कि इसको कहा जाता है दोस्तों व्हील ऑर्गन या मूलर ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन्स। दोस्तों इनका फंक्शन क्या होता है, आप इसका फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसका फंक्शन होता है दोस्तों वाटर की जो जल की जो धारा होती है, व्रिंगलिंग मूवमेंट को क्रिएट करना, ताकि जो है एक जब ये जल की धारा को अंदर एक तरीके से वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे जो है फूड पार्टिकल्स, मैक्रो या माइक्रो फूड पार्टिकल्स इसके माउथ के अंदर एंटर करता है। तो इसका मेन काम क्या है, व्रिंगलिंग, वाटर के अंदर व्रिंगलिंग मूवमेंट को क्रिएट करना। सो द, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द एपिथेलियम एक्टोडर्म ऑफ द ओरल हुड, ओरल हुड की जो एपिथेलियम है इस प्रोजेक्टेड, वो एक तरीके से प्रोजेक्ट होकर के 6-8 पेयर यानी कि 8 जोड़ी फिंगर लाइक फोल्ड्स बनाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक फोल्ड्स की तरह जब बन जाता है, इच हैविंग सीलिएटेड ग्रूव बॉर्डर्ड बाय द सीलिएटेड रिज, सभी के पास एक सीलिएटेड ग्रूव होती है जो कि बॉर्डर होती है सीलिएटेड रिज से, एंड दीज फोल्ड्स आर कलेक्टिवली नोन एज व्हील ऑर्गन, या फिर इसी को हम मूलर ऑर्गन या इसी को हम रोटेटरी ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों व्हीलम एंड एंटेरोस्टोम। ये जो 2 डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दोनों डायग्राम आपके एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं दोनों डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हैं। अब बाकी का मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे व्हीलम है, एंटेरोस्टोम है, इसका जो डायग्राम होता है दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में, या मूलर ऑर्गन्स का भी डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर बनाना। ठीक है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। व्हीलम एंड एंटेरोस्टोम ये क्या होता है, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बक्कल कैविटी। दोस्तों जो बक्कल कैविटी है उसकी पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे वाला जो एंड है, पीछे वाला जो भाग है, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बक्कल कैविटी इज प्रेजेंट ए सर्कुलर यानी कि गोलाकार मेम्ब्रेनस व्हीलम प्रेजेंट होता है, एंड इट इज सेंट्रली परफोरेटेड, बीच में सेंट्रली परफोरेटेड रहता है, ये छिद्रित रहता है बाय द एंटेरोस्टोम, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एंटेरोस्टोम। तो एंटेरोस्टोम क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जो पीछे वाला एंड है, पीछे वाला भाग है, इज प्रेजेंट सर्कुलर मेम्ब्रेनस व्हीलम, एक सर्कुलर व्हीलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस व्हीलम, और इसी व्हीलम का जो सेंटर वाला जो पार्ट है यानी कि एक गोल सी पहिए की जैसे एक स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों एंटेरोस्टोम। ठीक है, परफोरेटरी रहता है, छिद्रित रहता है एंटेरोस्टोम, एंड विच लीड्स इनटू फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स की तरफ लीड्स करता है। ठीक है, जुड़ा रहता है। सो द व्हीलम हैज़ सर्कुलर मसल्स, उस व्हीलम में सर्कुलर मसल्स होती हैं, विच एक्ट एज ए, जो कि एक स्फिंक्टर की तरह, इंस्फिंक्टर की तरह काम करती हैं, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द एंटेरोस्टोम, एंटेरोस्टोम के ओपन होना, क्लोज होना, ओपन होना, क्लोज होना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन करती हैं। इससे जो है दोस्तों जो वाटर है वो फिल्टर होता है,
यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर करेगा, जो माइक्रो या मैक्रो पार्टिकल्स होंगे वो छन करके इसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है फिल्टर करना, ठीक है। तो ये जो इंस्फिंक्टर है फॉर ओपनिंग द क्लोजिंग ऑफ एंटेरोस्टोम, इसके बंद या खोलने के लिए काम करता है। द एज ऑफ द विलम बियर्स, कितना लगभग इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे। द एज ऑफ द विलम बियर्स 12 टू और मोर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड सीलिएटेड विलम टेंटिकल्स विच नॉर्मली प्रोजेक्ट बैकवर्ड फॉर्मिंग ए स्ट्रेनर। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर की तरफ आप अगर आपने मॉर्फोलॉजी को देखा है, जो फर्स्ट वीडियो देखा है, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये है दोस्तों इसमें नर्व कॉर्ड, ये होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये है गिल स्लिट्स और ये गिल बार्स प्रेजेंट है, यानी कि जो गिल स्लिट्स के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है वो गिल बार्स है। ये एट्रियम है। ये पूरा रीजन जो है दोस्तों ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का ब्रेंकियल पार्ट है। ये एंटेरोस्टोम है और जैसे कि मैंने आपको कहा ये रोस्ट्रम है, आगे वाला जो भाग है जो कि एक तरीके से भाले के समान दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम। ये बक्कल सिरी है, ये माउथ है और ये ओरल हुड स्केलेटल, जो मैंने स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जिलेटिनियस एक स्केलेटल रॉड की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है जो किसको सपोर्ट करती है, तो वही है ओरल हुड स्केलेटन। और यहाँ पर आता है दोस्तों विलम, और ये विलम टेंटिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों एक तरीके से ये डायग्राम आप बना सकते हैं। दूसरा डायग्राम ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे की तरफ बक्कल सिरी, यह है गिल स्लिट्स, यह है व्हील ऑर्गन्स, यह है फेरिंग्स, यह है मिडगट, ठीक है, और यह है हिंडगट और फाइनली एनस, ठीक है। ये एट्रियोपोर हो जाएगा। तो यह है हिपेटिक डाइवर्टिकुलम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि माउथ से, ठीक है, यहाँ से ये जो इसका माउथ है यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस पर खत्म होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल, और एकदम स्ट्रेट होता है। और इसमें जो है फोरगट, मिडगट और हिंडगट में भी आप इसको डिवाइड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करें, आपकी मर्जी है। आप इसको आगे वाला जो पार्ट होता है वो फोरगट रीजन कहलाता है, फिर बीच वाला जो भाग है वो मिडगट कहलाता है, मिडल वाला रीजन, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो हिंडगट कहलाता है। तो मिडगट के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर फोरगट के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स आएंगी जैसे कि व्हील ऑर्गन्स, बक्कल सिरी, ठीक है, टेंटिकल्स, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंडगट के अंदर आता है ट्रियोपोर, एनस, तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसको फर्दर डिवाइड करके भी अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम आपका ये बनेगा। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग होगा दोस्तों फेरिंग्स। ये दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए फेरिंग्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप इस फेरिंग्स की पोजीशन को देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जस्ट नोटोकॉर्ड के नीचे की तरफ सेक लाइक स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड होती है, उसी में आगे की तरफ व्हीलर टेंटिकल्स, ये पूरा का पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक के, ये कहलाता है दोस्तों ब्रेंकियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जिसके अंदर दोस्तों गिल स्लिट्स होते हैं और गिल बार्स होते हैं। गिल स्लिट्स के जो बीच का जो स्थान है दोस्तों वही कहलाता है गिल बार्स, और ये होता है एट्रियम। और ये जो आगे की तरफ जो टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं व्हीलर टेंटिकल्स, और ये आगे की तरफ व्हीलम प्रेजेंट है। तो नोटोकॉर्ड से जस्ट नीचे की तरफ, नर्वकॉर्ड से नीचे है होती है दोस्तों नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड से नीचे जो सेक लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा कंप्रेस्ड होता है वही कहलाता है दोस्तों ब्रेंकियल रीजन या फेरिंग्स रीजन। तो नोट करेंगे दोस्तों फेरिंग्स हेडिंग डाल करके, द फेरिंग्स इज लार्ज, इनमें जो फेरिंग्स होती है एकदम लार्ज होती है, एंड लिटरली कंप्रेस्ड सेक ऑक्यूपाइंग नियरली 1/2 एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंटीरियर यानी कि आगे वाली जो पार्ट की जो बॉडी होती है कंप्लीटली जो है उसको ऑक्यूपाई करती है, एंड इट इज सस्पेंडेड इन द एट्रियल कैविटी विच एनक्लोज्ड इट फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट द डोर्सल, डोर्सल वाला साइड को छोड़कर इन सभी साइड में पाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एट्रियम आपको दिखाई दे रहा है इसी की बात की गई है। इट इज सस्पेंडेड इन द एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी तक ये सस्पेंडेड रहता है, एंड विच एनक्लोज इट फॉर्म ऑल साइड्स एक्सेप्ट द डोर्सल्स, सिर्फ डोर्सल साइड को छोड़ दिया जाए तो फेरिंग्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। फेरिंजियल वॉल गिल स्लिट्स, इस फेरिंग्स के अंदर जो रीजन आएगा वो आएगा फेरिंजियल वाल गिल स्लिट्स, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं गिल स्लिट्स, और इन गिल स्लिट्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों गिल बार्स। सो द लेटरल वाल्स ऑफ द फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय मोर देन 150 टू 200 तक आप मान सकते हैं पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट्स विच बियर्स नो गिल्स। बिटवीन द गिल क्लेफ्ट वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज गिल बार्स एंड गिल और गिल लैमेली, इसी को हम गिल बार्स, इनके बीच जो गिल स्लिट्स के बीच जो स्पेस होता है इसी को हम गिल बार्स बोलते हैं, इसी को हम गिल लैमेली बोलते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे दोस्तों इपीफेरिंजियल ग्रूव, ये फेरिंग्स के अंदर ही आएगा। बिसाइड द सीलिएटेड गिल बार्स, सीलिएटेड गिल बार्स के बिसाइड देयर आर अदर सीलिएटेड ट्रैक्ट इन द फेरिंग्स रनिंग ए मिड डोर्सली, मिड मतलब
मिडल पार्ट, डोर्सली मतलब ऊपर वाला, एक तो होता है वेंट्रल नीचे वाला भाग, एक होता है डोर्सली ऊपर वाला, यानी कि बीच में और ऊपर की तरफ। इन वर्ड्स को अगर आप समझ जाए, मिड डोर्सली या फिर मिड वेंट्रली, इस तरीके से जो वर्ड्स आप समझ जाएंगे तो आपको पोजीशन का भी पता चलता रहेगा इनकी बॉडी के अंदर। So the running mid dorsally is a ciliated epipharyngeal groove which leads into the opening of esophagus at the posterior end of the pharynx। आगे आप देखेंगे, एक बार फिर से इसको रिपीट किया जाए, which leads into the opening of esophagus। कहाँ पर ओपनिंग होता है? esophagus में at the posterior end of the pharynx, pharynx के posterior end की तरफ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एंडोस्टाइल, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है, तो एंडोस्टाइल पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। सो द मिड वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो मिड वेंट्रल वॉल, मिड वेंट्रल यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, मिड मतलब बीच में मिडल वाला पार्ट और एक तरफ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो मिड वेंट्रल वॉल है इज ए ज़ेलो ग्रूव एंडोस्टाइल, एक ज़ेलो ग्रूव होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल, कॉल्ड एंडोस्टाइल। सो द एंडोस्टाइल इज लाइनेड विद 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स विच सिक्रेट, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। और एंडोस्टाइल इज सपोर्टेड बिलो द 2 जिलेटिनियस स्केलेटल प्लेट, ये हम ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस के अंदर ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इन्हें सपोर्ट करने वाली 2 जिलेटिनियस स्केलेटल प्लेट्स होती हैं। तो यह दोस्तों फेरिंग्स के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे इसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली फीडिंग एंड मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। फाइनली हेडिंग डाल लीजिए, एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4th स्ट्रक्चर इसोफेगस। दोस्तों ये जो इसोफेगस होता है ये पीछे की तरफ एक स्ट्रेट नैरो सीलिएटेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इसोफेगस। सो द नोट करेंगे द फेरिंग्स ओपन पोस्टेरली यानी कि पीछे की तरफ इनटू ए स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधी नैरो और सीलिएटेड यानी कि सीलिया से सीलिएटेड रहता है, इसोफेगस में जाकर ओपन होता है जो कि फॉलो करता है वाइड मिडगट और इंटेस्टाइन को। इसोफेगस जो होता है दोस्तों फॉलोड बाय वाइड मिडगट और इंटेस्टाइन। अब हम हेडिंग डाल लीजिए नंबर 5th इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ये है मिडगट और ये हिंडगट। हिंडगट में आप एनस, इंटेस्टाइन, ये एट्रियोपोर, ये सारी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो इंटेस्टाइन के बारे में लिखेंगे, इंटेस्टाइन इज ए लार्ज ट्यूब, एक बड़ी सी ट्यूब रहती है सस्पेंडेड इन द एट्रियम बाय द डोर्सल मेसेंट्रीज अराइजिंग फ्रॉम द डोर्सल बॉडी वॉल एंड इट इज कंटिन्यूड इनटू ए हिंडगट, ए नैरो हिंडगट ओपनिंग बाय ए एनस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली एनस में ओपन होता है। तो बस इतनी स्ट्रक्चर थी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब हमें जैसे कि हमने देखा था कि एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड था, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसे हम नोट करेंगे। द मिड डाइवर्टिकुलम इज ऑफ्टेन यानी कि अक्सर कोल्ड लीवर। दोस्तों इनका जो मिड डाइवर्टिकुलम है उसको अक्सर लीवर के नाम से भी जानते हैं, लीवर और हिपेटिक सिकम के नाम से भी जानते हैं, बट इट डज नॉट रिसेंबल ए लीवर, ये जो है लीवर से रिसेंबल नहीं करता और इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर भी रिसेंबल नहीं करता। सो द मिडगट डाइवर्टिकुलम इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनका जो मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? जो कि डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करते हैं और उस जूस की हेल्प से फूड के साथ मिला करके उसका पाचन होता है। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो मिडगट जो होता है, इनका मिडगट डाइवर्टिकुलम जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करता है एंड कंपेरेबल टू द वर्टिब्रेट पैंक्रियाज। जो वर्टिब्रेट के पैंक्रियाज हैं उनसे ये जो है कंपेरेबल होता है, उनसे इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम देखते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर दोस्तों आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये भी नहीं लिखना फीडिंग, डाइजेशन, ये सब कुछ भी नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको क्या करना है पॉइंट वाइज। जैसे नंबर 1 पॉइंट, अब आपको यहाँ पर ये उसका मैकेनिज्म बताना है कि कैसे ये जो है इसकी डाइजेशन की फिजियोलॉजी होती है। सो द ब्रेंकियोस्टोमा किस किस चीज़ को पहले फीड करता है, किन किन चीज़ों को खाता है, सबसे पहले हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स के अंदर क्या क्या आते हैं आपको पता है, जैसे पैरामीशियम, मोनोसिस्ट, युगलीना, ये सब जो है प्रोटोजोन्स है। तो ये प्रोटोजोन्स को खाता है, डाइटम्स को खाता है जो कि एक प्रकार की एल्गी है, हमें पता है। ठीक है, डाइटम्स, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन ए सी वाटर, जो समुद्र के अंदर जो अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे समुद्र के अंदर कोई एल्गी, डाइटम या प्रोटोजोन्स है, उनको ये फीड करता है, उन्हें ये खाता है। अब हमें देखना है कि आखिर फीडिंग कैसे होती है। तो दोस्तों एम्फियोक्सिस एक सीलियरी फीडर है, यानी कि सीलिया की हेल्प से ये फीडिंग करता है। कैसे करता है उसी का मैकेनिज्म हमने यहाँ पर 4 स्टेप्स में कन्वर्ट किया है। पहले स्टेप्स में आप क्या लिखेंगे, नंबर 1
दोस्तों जो ओरल हुड होता है, सबसे पहले जो एम्फियोक्सिस का जो ओरल हुड है ये उसकी हेल्प से वाटर को फिल्टर करता है। जिनके अंदर फूड पार्टिकल्स भी हैं तो उन फूड पार्टिकल्स को और वाटर को फिल्टर करेगा और उसमें से फूड को फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है, और फिर उसके बाद वो जो सारा फूड है वो वेस्टिब्यूल के अंदर जा कर के कलेक्ट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। अब आता है सेकंड मैकेनिज्म। अब दोस्तों हमें पता है कि इनके अंदर व्हील ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसीलिए इनको जो है रोटेटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है या मूलर ऑर्गन भी कहा जाता है। तो ये जो है रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट करता है जिससे कि फूड जो होता है वो पूरी तरीके से फिल्टर होकर के वो फेरिंग्स के अंदर जाकर के कलेक्ट हो जाता है। तो अब सभी फूड जो कहाँ पर कलेक्ट हुआ, अगेन वहाँ पर फिल्टर होता रहता है। जो बड़े बड़े मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको छांट दिया जाता है और माइक्रो पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं उनको बॉडी के अंदर एंट्री दी जाती है। तो इस तरीके से फाइनली फूड कहाँ पर कलेक्ट हुआ, कहाँ पर इकट्ठा हो गया, फेरिंग्स के अंदर। थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे फेरिंग्स जो होता है दोस्तों, फेरिंग्स के अंदर होता है एंडोस्टाइल। आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था एंडोस्टाइल के बारे में। तो एंडोस्टाइल से दोस्तों म्यूसिलेजिनस सीक्रेट होता है जो कि जिसके चारों तरफ जो है गिल स्लिट के चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस सीक्रेट। अब ये क्या होता है, एक तरीके से पूरी एक फूड कोड के रूप में एक तरीके से दिखाई देता है। यानी कि ये क्या करता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फेरिंग्स के अंदर जो एंडोस्टाइल है वो म्यूसिलेजिनस सीक्रेट करता है। अब ये जो फूड पार्टिकल है और म्यूसिलेजिनस ये आपस में मिल करके गिल स्लिट्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर फाइनली फूड कोड का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप में अगर आप मैकेनिज्म की तरह लिखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को तो ये एग्जामिनर को अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग तरीके से प्रभावित करने का तरीका है। तो इसको नोट करेंगे, फेरिंग्स टू ओइसोफेगस। अब फाइनली जो है ये जो फूड था जो फेरिंग्स में प्रेजेंट था अब वो ओइसोफेगस में और इसोफेगस से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। अब इसमें ये देखना है कि इसमें डाइजेशन कैसे होता है, यानी कि उसमें जो एंजाइम्स है वो कैसे आपस में इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर। तो दोस्तों डाइजेशन के अंदर जो है जो मिड गट वाला पार्ट है उस जगह पर डाइजेशन होता है और वहीं पर दोस्तों जो एंजाइम्स हैं जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम इनके अंदर नहीं होता, बट जो एमाइलेज है, लाइपेज है, ये आपस में मिल करके फूड पार्टिकल के साथ आपस में मिल करके वहीं पर दोस्तों उसका डाइजेशन होता है और वहीं पर जो है उसका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो मेन फूड पार्टिकल्स है जिनमें एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और दोस्तों जो वेस्ट पार्टिकल होता है उसको एनस के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें एक मैकेनिज्म बताना है। अब चाहे वो हिंदी में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, या आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल किया था, हिंदी में देने के लिए या इंग्लिश में देने के लिए। तो ये आपने पूरी तरीके से देख लिया है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हमने डिस्कस किया और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें फिर से कहना चाहूँगा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट वाइज बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। और डायग्राम मैंने जो 2 डायग्राम बताया था वो दोनों डायग्राम आपको बनाना है। तो ये दोस्तों खत्म होता है एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी अलग सी फिजियोलॉजी, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बची हुई जितनी भी फिजियोलॉजी है उन सभी को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस की नीड है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।